काली बहू के पति ने बनाए दाल चावल। विशाखा अपने एक बेटे और पति के साथ रहती थी। विशाखा का पति एक बड़ा बिजनेसमैन था, इसीलिए वो काम के सिलसिले में हमेशा घर के बाहर ही रहता था। अब विशाखा का बेटा मोहित भी जवान हो चुका था। मोहित के लिए इतने बड़े बड़े घरानों से सुंदर सुंदर लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं। ऐसा करती हूँ कि आज पंडित जी को बुलाकर लड़कियों की कुंडलियां मिलवा लेती हूँ। विशाखा ने ऐसा ही किया। उसने अपने घर पर पंडित को बुलवा लिया और फिर वो एक के बाद एक अमीर और सुंदर लड़कियों की तस्वीरें पंडित विशाखा को दिखाने लगा। अब पंडित जी, इनमें से सबसे सुंदर और 36 गुण वाली लड़की ही मेरे बेटे के लिए बताना, जिसके साथ मेरा बेटा खुश रह सके। अरे देखिए मालकिन, इस लड़की की कुंडली सबसे ज्यादा छोटे मालिक से मिल रही है। ये लड़की मोहित बाबा के लिए एकदम सही रहेगी। दिखाओ तो जरा। विशाखा ने उस लड़की की तस्वीर को हाथों में ले लिया। वो लड़की बहुत ही बड़े घर की थी और साथ ही वो बहुत ज्यादा सुंदर भी थी। वाह, सातों लोगों की सुंदरता है इस लड़की के पास तो, और शक्ल से भी शरीफ लगती है। तो फिर तय रहा, मैं अपने बेटे की शादी इसी लड़की से करवाऊंगी। विशाखा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे की दूसरी तरफ उसका बेटा मोहित एक काली सी लड़की का हाथ पकड़े हुए खड़ा था। उसके गले में वरमाला भी थी। मोहित, ये सब? जी, मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। मैं चलता हूँ। पंडित जल्दी से पतली गली से निकल गया। विशाखा ने चौंक कर मोहित से पूछा, ये कौन है? मैं कुछ पूछ रही हूँ मोहित। माँ, देखकर तो आप समझ ही गई होंगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ये आपकी बहू है और मेरी पत्नी गीता। तू मजाक कर रहा है ना? नहीं माँ, ये मजाक नहीं है। अरे सत्यानाशी, मैंने तेरे लिए कितनी सुंदर सुंदर और अमीर लड़कियों के रिश्ते ढूंढे थे, और तू ये क्या ले आया? तूने एक बार भी अपनी माँ से पूछना बेहतर नहीं समझा? माँ, आपसे पूछता तो आप कभी भी मुझे गीता से शादी करने की इजाजत नहीं देती, लेकिन मैं गीता को दिल से चाहता हूँ, इसीलिए तूने इस लड़की के लिए अपनी माँ के दिल को दुखाया। विशाखा ऐसा बोलकर आंखों में गुस्सा लिए अपने कमरे में चली गई। बेचारी गीता यूं ही दरवाजे पर खड़ी हुई थी। गीता, माँ की बातों का बुरा मत मानना, वो तुम्हें जरूर अपना लेंगी। माँ की बातों का बुरा नहीं माना जाता है। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करवाऊंगा। गीता दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। मोहित रसोई से जाकर सभी गृह प्रवेश का सामान ले आया और सारी विधियों से गीता का गृह प्रवेश करवाया। अब शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। गीता से उसकी सास हमेशा खफा खफा सी ही रहती थी और रोज उसे बात बात पर सुनाती रहती थी। माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है? तू मेरी बहू नहीं है और ना ही मेरे बेटे की पत्नी, तो ये सब ड्रामे तो बंद कर, समझी? और जितनी जल्दी हो सके मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जा। अरे तू इतनी काली कल्लो, और कहाँ मेरा बेटा? तुम दोनों की जोड़ी तो जमीन और आसमान का अंतर है। मेरा बेटा हीरा है और न जाने उसे तू कोयला ही क्यों पसंद आई। विशाखा की बातें सुनकर गीता उदास सी हो गई, लेकिन वहीं कुछ ही दूरी पर खड़े मोहित ने सारा मंजर देख लिया था। गीता उदास होकर अपने कमरे में जा रही थी कि तभी मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं। लगता है तुम उदास हो। चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश करूंगा। आज मैं खाना बनाऊंगा। वैसे मैं ज्यादा अच्छा शेफ तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी। पर तुम अब कमरे में जाओ। मोहित रसोई में चला गया। उसे ज्यादा कुछ तो बनाना नहीं आता था, इसीलिए मोहित ने दाल और चावल बनाने का फैसला लिया। आज तो मैं गीता को खुश कर दूंगा। मोहित गीता के लिए खाना बनाने लगा। ये सब कुछ देखकर विशाखा चिढ़ रही थी, लेकिन गीता और मोहित बहुत ज्यादा खुश थे। आखिरकार आपके दाल चावल बन ही गए। अब इन्हें टेस्ट करो और बताओ कैसे बने हैं। मजेदार। चलो, मेहनत रंग लाई। मोहित गीता का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। उसे किसी भी बात से तकलीफ ना हो, इसीलिए वो बड़े ही ध्यान से कामों को अंजाम देता। गीता बेचारी गरीब बिन माँ बाप की अनाथ बच्ची थी और बचपन से जवानी तक का समय उसने अकेले ही गुजारा था। आज तुम कुछ भी बनाने का कष्ट मत करना, मैं आज बाहर से खाना ले आऊंगा। पर हाँ, अच्छा ठीक है। मोहित रोजाना इसी तरह से गीता का ख्याल रखता। इसी तरह से सिलसिला जारी था। मेरा बेटा तो जोरू का गुलाम ही होकर रह गया है, पता नहीं ये कब तक चलेगा।
ये महारानी तो सारा सारा दिन बस आराम करते हुए बिता देती हैं। अभी लगाती हूँ इसे काम पर। विशाखा ने गीता को बुलाया और उसे कपड़े फैलाने को बोला। एक भी कपड़ा गिरना नहीं चाहिए। उसने उसके हाथों में कपड़े दे दिए। गीता के कपड़े पकड़ते ही उसके ऊपर बहुत सारी लाल चीनियां चढ़ गई और उसे काट लिया, लेकिन गीता ने उफ तक नहीं की और अपना काम शांति से करने लगी। विशाखा को यह देखकर हैरानी हुई। ये काली माई तो बड़ी सहनशील निकली। विशाखा रोज गीता से ऐसे ही कामों को करवाती थी। एक दिन विशाखा ने एक बाउल में आटा निकाला और गीता को आवाज दी, कालिए जल्दी से इस आटे को मसल, बहुत आराम कर लिया। जी। गीता ने जैसे ही आटे को मसलने के लिए उसमें हाथ चलाया तो उसके हाथ में कांच घुस गया। विशाखा ने ही उस कांच का पूरा चूरा बनाकर आटे में डाला था। गीता दर्द से करहाने लगी। वहीं छिपी विशाखा भी ये मंजर देख रही थी। अरे नहीं, इसमें तो कांच है। मुझे इस आटे को फेंकना होगा। गीता ने अपनी चोट को धो लिया और किसी तरह उस आटे को फेंक कर दूसरा आटा बस ले ही रही थी कि तभी विशाखा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जा बहू। माँ जी आटा नहीं, तू ये सब मत कर। तेरे हाथ में कांच है फिर भी तू क्यों? माँ, मैंने आज तक माँ बाबा के प्यार को महसूस नहीं किया। आप मेरी जिंदगी में मेरी माँ की जगह ही हो और जो भी आप कहोगी मैं वो करूंगी, क्योंकि और मैं इस माँ को नहीं खोना चाहती, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। लेकिन प्लीज मुझे अपने आप को माँ बोलने का हक दे दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गीता की बातें सुनकर विशाखा की आंखें भर आईं और उसने उसे गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तेरे बारे में बहुत गलत थी। मेरी बातों को भी माफ कर देना। आज से तू ही मेरी बहू है। गीता खुश हो गई और अपनी सास से लिपट कर रोने लगी। ये सारा मंजर दूर से मोहित भी देख रहा था और मोहित पास आकर बोला, मुझे इसी दिन का इंतजार था। तो चलिए आज इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, वो भी मेरे हाथ के दाल चावल से। फिर से? हाँ माँ, कोई परेशानी? नहीं नहीं। मोहित ने खुशी से अपनी माँ और बीवी के लिए दाल चावल बनाए। अब विशाखा गीता को अपनी बहू के रूप में अपना चुकी थी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस कल्लो मैया को छत पर गए इतनी देर हो गई है। हमने तो इसे कपड़े उतारने को भेजा था, आखिर ये छत पर ऐसा कर क्या रही है? ये तो छत पर चलकर ही पता चलेगा। ऐसा कहकर किरण की चारों जेठानियां छत पर आती हैं, जहां किरण अपने लंबे बालों को खोलकर बारिश में नहाते हुए गुनगुना रही थी। सावन में मोरनी बनके मैं तो छम छम नाचूं, ओ मैं तो छम छम नाचूं। सावरिया तेरी याद में तेरी चिट्ठियां बांटूं, ओ सावन में मोरनी बनके मैं तो छम छम नाचूं। देख लो बहनों, हमारी ये काली देवरानी तो मस्त होकर बारिश के मजे लूट रही हैं। चलो हम चारों मिलकर इसे मजा चखाते हैं। फिर चारों गोरी घमंडी जेठानियां उसे घेर लेती हैं और पल्लवी किरण के बालों को नोचने लगती है। क्यों रे बिल्लो रानी, बड़ा शौक है ना तुझे अपने लंबे बालों को खोलकर बारिश में भीगने का? अब देख हम तेरा क्या करते हैं। माँ, मेरे बाल, जेठानी जी मेरे बाल मत नोचिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मगर तुझे ऐसे दर्द में तड़पता हुआ देखकर हम चारों को बहुत खुशी मिल रही है, हमारी काली देवरानी। असल में किरण की जेठानियां उसके लंबे बालों से बहुत ही ज्यादा चिढ़ती थी, साथ ही हर दिन उस पर जुल्म भी किया करती थी। बहू, अरे ओ किरण बहू, कहाँ है तू? अरे ये तो मम्मी जी की आवाज है। एक अल्लो, कान खोलकर सुन। अगर तूने मम्मी जी से हम चारों की चुगली की ना तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये जो तेरे सर पर लंबे बाल है ना, इसे बॉयकट करने में एक सेकंड नहीं लगेगा। मैं माँ जी से कुछ नहीं कहूंगी, अब मेरे बाल छोड़ दीजिए। किरण अपने आंसू पोंछ कर नीचे आ जाती है। अरे छोटी बहू, कहाँ थी तू? वो माँ जी, मैं वो, हम बताते हैं मम्मी जी। देवरानी जी छत पर बारिश में मटर गश्ती कर रही थी और वो भी बिना पल्लू के। ये मैं क्या सुन रही हूँ छोटी बहू? तू अब अमीर खानदान की बहू है और सिंधिया खानदान का नाम लोग इज्जत से लेते हैं, इसलिए अब अपने गरीब और छोटे घर वाली तुच्छी हरकतें छोड़ दे, समझी? माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। हाँ ठीक है, थोड़ी देर में तुम पांचों के पति घर आ जाएंगे, जाकर उनके लिए खाना बनाओ।
ये बोलकर कौशल्या अपने कमरे में चली जाती है और किरण की चारों जेठानियां उस पर हुक्म जताते हुए कहती हैं, ओ हमारी फ्री फंड की नौकरानी, अब यहाँ खड़ी क्या है, जा जाकर खाना बनाओ। किरण किचन में आकर खाना बनाती है और सभी को खाना परोसती है। तभी तारा का पति कहता है, अरे वाह किरण, क्या चटपटे और मसालेदार छोले बनाए हैं तुमने, वाह मजा आ गया। तरुण, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बस मेरी इस अनोखी देवरानी को ही खाना बनाना आता है। तारा, तुम ऐसे चिढ़ क्यों रही हो? और वैसे भी तुम्हें तो पार्लर और मेकअप से फुर्सत नहीं, तो खाना क्या बनाओगी? मगर एक बात तो है तरुण भैया, चाहे हमारी बीवियां जितना भी मेकअप पोत लें, मगर किरण की सादगी और लंबे बालों से इनके मेकअप पर भारी पड़ जाती हैं। छोटी की तो किस्मत खुल गई, बदनसीब तो हम रह गए जो हम चारों भाइयों को परकटी पत्नियां मिली है। गिनती के 4 बाल हैं इनके सिर पर। अपनी काली देवरानी के लंबे बालों की तारीफ सुनकर किरण की चारों जेठानियां जल भुन जाती हैं और आधी रात को एकजुट होकर बात करती हैं। देखो तुम तीनों ने, सासू माँ तो सासू माँ, अब हमारे पति भी हमारी काली देवरानी की तारीफ कर रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है, तुम सबने वो ऐड तो सुना ही होगा, खाए जाओ यूनाइटेड के गुण गाए जाओ। पल्लवी, ये ऐड ब्रेक कहाँ से बीच में आ गया? तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? फिर पल्लवी उनके कान में कुछ फुसफुसाती है, जिसे सुनकर सभी के चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कान आ जाती है। अगले दिन सुबह से ही तेज तूफान बारिश शुरू हो जाती है। जैसे तैसे सभी के पति काम पर चले जाते हैं और फिर पल्लवी भाभी, देखिए ना बाहर कितना अच्छा मौसम है। हाँ अनन्या, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मम्मी जी, ऐसे मौसम में पकौड़े और समोसे हो जाएं तो मजा आ जाता। अरे बड़ी बहू, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मगर बारिश में पकौड़े और समोसे से ज्यादा स्वाद तो बटाटा बड़ा खाने में आता है। ठीक है माँ जी, मैं आपके लिए बटाटा बड़ा बना दूंगी। चलो देवरानी जी, आज हम भी किचन में तुम्हारी थोड़ी मदद कर लेते हैं। किरण किचन में आकर समोसे पकौड़े बनाने का सामान तैयार करने लगती है। तभी अचानक समीरा उसके थोड़े बाल तोड़कर सब में मिला देती है। छोटी बहू, और कितनी देर लगेगी? बटाटा वड़ा बना नहीं क्या? बारिश थम जाएगी तब आएगी क्या? आ गई माँ जी, ये लीजिए। सास बड़ी ही खुशी से अपनी काली बहू के बनाए पकवान को खाती है तो उसमें बाल देखकर घिन करती हुई कहती है, ये क्या है छोटी बहू, खाने में बाल? अरे आंखें मूंद कर खाना बना रही थी क्या? मम्मी जी, इन सारे समोसे में भी देवरानी जी के बाल सने हुए हैं और पकौड़े में भी। मम्मी जी, जेठानी जी, मैंने सारा खाना बहुत सफाई से बनाया था, पता नहीं ये बाल कहाँ से आ गया। अब अपनी लंबी काली जुल्फें खोलकर रखोगी तो खाने में तो गिरेंगे ही। मम्मी जी, मैं तो कहती थी हमारी इस काली देवरानी को गंजा ही कर देते हैं, कलेश ही खत्म। कौशल्या अपनी चारों गोरी घमंडी बहुओं की बातों में आ जाती है, जिसके बाद वो सभी किरण के लंबे बालों को पकड़कर उसे घसीटकर आंगन में लाती है। आज इस बारिश में ही तेरे इन काले बालों की बलि चढ़ जाएगी और फिर जब यूं तू गंजी हो जाएगी तो गली मोहल्ले के बच्चे पता है तुझे ये कहकर चढ़ाएंगे, गंजी पटेल तेरी खोपड़ी में तेल। अनन्या, जल्दी से उस तरह तो लिया। नहीं नहीं जेठानी जी, भगवान के लिए मुझ पर तरस खाइए, मेरे बाल मत काटिए। अचानक से किरण का पति आकाश घर आ जाता है और बारिश में भीगी हुई किरण रोते हुए कहती है, आकाश मुझे बचा लो, मैं मेरे बाल नहीं कटवाना चाहती। किरण, कोई तुम्हारे बाल नहीं काटेगा, मैं हूं ना। और आप चारों भाभी, शर्म नहीं आती आपको? हाँ, अपनी देवरानी पर इस तरह से जुल्म ढाते हुए। और माँ, आप खड़ी होकर तमाशा देख रही हैं। बस बहुत हो गया, मैं अपनी किरण को लेकर जा रहा हूँ इस घर से हमेशा के लिए। चलो किरण। नहीं आकाश, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, इसी घर में मैं बहू बनकर आई थी, आप मेरे लिए माँ जी से रिश्ता मत तोड़िए। किरण की बातें सुनकर कौशल्या का मन भर आता है। छोटी बहू, मुझे माफ कर दे, अंदर चल, तू भीग गई है। कौशल्या और आकाश किरण को लेकर अंदर चले जाते हैं। एक बार फिर हमारी काली देवरानी हमारे हाथों से बच गई, अब हमें इसका परमानेंट इंतजाम करना होगा। दिन गुजरते हैं। किरण की चारों जेठानी कभी उसे भरी बारिश में बाहर भेज देती, कभी जानबूझकर घर गंदा करके सारा दिन सफाई कराती।
मगर अब उनमें अपनी काली देवरानी के लिए इतनी ज्यादा जलन बढ़ चुकी थी कि वो उसे मारने की साजिश बुन रही थी। अनन्या, तारा, समीरा, हमारी गली की सड़क से थोड़ी दूर पर एक बहुत ही गहरे सीवर का काम चल रहा है जो सीधे शहर के आखिरी में बड़े नाले में जाकर खत्म होता है। मैंने सड़क के उस सीवर के सामने एक खंबे पर निशान बना दिया है। बस अब हमें हमारी काली देवरानी को उसी गटर में गिराना है और फिर हमारी काली देवरानी हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए कोसों दूर चली जाएगी। अगले दिन बारिश जैसे किसी जिद्दी बच्चे की तरह बरसती जा रही थी, जिसे गली सड़कें बारिश के पानी से भर जाती है। छोटी बहू, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, आज के लिए राजमा या छोले बना दे। नहीं माँ जी, पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है और आप दाल छोले ही खा रही हैं। आपको शुगर है इसलिए आज मैं सब्जी लेने जाऊंगी। मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज हम चारों किरण के साथ बाजार जाएंगी। चलिए देवरानी जी। अचानक अपनी चारों जेठानी में आए बदलाव को देखकर किरण कुछ भी समझ नहीं पाती। सभी बाजार की ओर चल पड़ते हैं, मगर सड़क पर पानी भरे होने के कारण और बारिश के कारण खंबे पर लगाया निशान मिट चुका होता है और गलती से पल्लवी सीवर में गिर जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। तारा, समीरा, अनन्या, मैं यहाँ सीवर में गिर गई हूँ, बचाओ। यहाँ तो कोई रस्सी और डंडा भी नहीं है, हम पल्लवी को कैसे बचाएंगे? हे भगवान, मुझे जेठानी जी को बचाना होगा। फिर किरण अपने लंबे बाल सीवर में फंसी पल्लवी की तरफ बढ़ाती है। जेठानी जी, डरिए मत, जल्दी से मेरे बाल पकड़कर ऊपर आ जाइए। फिर पल्लवी किरण के लंबे बालों के सहारे सीवर से बाहर आ जाती है, मगर उसके कपड़ों पर कीचड़ लगा देखकर तारा, अनन्या और समीरा उसे घिन भरी नजरों से घूरने लगती हैं। छी, पल्लवी के शरीर से कितनी गंदी गटर की बदबू आ रही है। जेठानी जी, आप ठीक तो हैं? हाँ देवरानी जी, मैं ठीक हूँ। असल में मैं तुम्हें यहाँ गिराने के लिए लाई थी, मुझे माफ कर दो। हाँ, जब तारा, समीरा और अनन्या मुझे कीचड़ में सना देखकर मुझसे दूर भाग रही हैं, तब मुझे इतना बुरा लग रहा है, तो तुम्हें कितना बुरा लगता होगा जब हम तुम्हारे काले रंग की बेइज्जती करते थे। आज मुझे इसका एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो किरण। जेठानी जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझसे बड़ी हैं। पल्लवी के साथ साथ तारा, अनन्या और समीरा को भी अपने किए पर पछतावा हो जाता है और वो किरण को दिल से अपनी देवरानी मान लेती हैं। साथ ही किरण के काले लंबे बालों से चिढ़ना भी छोड़ देती हैं।